फ्रेंड्स, तो हम डबल ए एफ सी पी एस नोट से MCQs पढ़ रहे थे CVS फिजियोलॉजी के 35 तक हमने पढ़ लिए थे आज यहाँ से। ऑन ECG QRS कम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स, ये आप लोगों को पता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। बंडल ऑफिस इज सप्लाइड बाय, बंडल ऑफिस को कौन सप्लाई कर रहा था, कौन सी आर्टरी? राइट कॉरोनरी आर्टरी, मतलब ये रट्टे वाली चीज़ है ना। डीप इंस्पायरेशन लीड्स टू, डीप इंस्पायरेशन लीड्स टू इंक्रीज कंप्लायंस इन पल्मोनरी वेस्कुलेचर। जब भी डीप इंस्पायरेशन करेंगे तो उसमें कंप्लायंस पल्मोनरी वेस्कुलेचर का इंक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, वीनस रिटर्न इंक्रीज होता है। वीनस रिटर्न इस वजह से इंक्रीज होता है डीप इंस्पायरेशन पे, क्योंकि इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज है। और डिक्रीज ऑफ कार्डिक आउटपुट इस वजह से हो रहा है कि डीप इंस्पायरेशन के ऊपर जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और वो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। तो वीनस रिटर्न तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है। स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा ना उसकी इंक्रीज वीनस रिटर्न की वजह से, लेकिन क्या है, हार्ट रेट डिक्रीज हुआ पड़ा होगा जिसकी वजह से फिर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा। स्प्लिटिंग ऑफ S2 भी डीप इंस्पायरेशन पे होता है, क्योंकि फिलिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल एम्प्टिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल लेट तक हो। तो स्प्लिटिंग ऑफ S2 इस वजह से हो रहा था क्योंकि जो वेंट्रिकल की होती है, राइट वेंट्रिकल की एम्प्टिंग, वो लेट तक हो रहा होगा, क्योंकि वीनस रिटर्न अभी तक आ रहा है, ब्लड अभी तक आ रहा है। एरोटिक वाल्व क्लोज हो चुका होगा लेकिन पल्मोनरी वाल्व अभी तक ओपन होगा, इस वजह से S2 की स्प्लिटिंग होती है और इंक्रीज पल्मोनरी कंप्लायंस होता है। सी वेव, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व को। मार्क्ड इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट इज ड्यू टू, ये एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है। उसके बाद प्रेगनेंसी में, A woman had MI 48 hours later she died and now on ECG there is irregular low voltage waves. What can be the pathophysiology? तो री एंट्री ऑफ इम्पल्सेस जो होते हैं उनकी वजह से लो वोल्टेज वेव्स बनते हैं और ये री एंट्री इम्पल्सेस MI के बाद बन सकते हैं। मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय, जो मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर होता है उसको कौन डिटरमाइन कर रहा होता है? उसको डिटरमाइन कर रहा होता है वीनस रिटर्न। जितना वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा उतना मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा पड़ा होगा। फेज़ 4 ऑफ SA नोड एक्शन पोटेंशियल इस काज बाय, फेज़ 4 जो था एक्शन सोडियम SA नोड की एक्शन पोटेंशियल की, वो क्या था? सोडियम की एंट्री की वजह से, क्योंकि फेज़ 4 क्या था? वही सोडियम लीकेज चैनल थे जिनकी वजह से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक जा रहा था सेल का पोटेंशियल, -90 से -70 तक जा रहा था पोटेंशियल। किस वजह से? सोडियम लीकेज चैनल की वजह से, और उन सोडियम लीकेज चैनल से सोडियम इंटर हो रहा था। फिर थ्रेशोल्ड के बाद जो SO नोड में डीपोलराइजेशन होगा -70 से +0 तक +10 तक या 0 तक, तो वो कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग की वजह से हो रहा था, कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से हो रहा था। S4 इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर फिलिंग ड्यूरिंग आर्टेरियल सिस्टोल। हमने पढ़ा था कि S1 किस वजह से था? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल वाल्व। S2 जो था क्लोजर ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व। फिर S3 था, वो भी एबनॉर्मल होता है लेकिन बच्चों में और एथलीट्स में नॉर्मल था। वो क्या था? रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल की वजह से था। और अभी हमारे पास है वेंट्रिकुलर फिलिंग ड्यूरिंग आर्टेरियल सिस्टोल, इसकी वजह से S4 था। ये हमेशा पैथोलॉजिकल होता है। जब स्टिफ वेंट्रिकल होते हैं, हाइपरट्रोफीड वेंट्रिकल होते हैं, तो उस वक्त जब आर्टेरियल सिस्टोल होती है तो आर्टरिया जब कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड तेज़ी से जाएगा किस में? वेंट्रिकल्स में। और वेंट्रिकल्स के अब वाल्स क्या है? मोटे हुए पड़े हैं, तो वो ब्लड ज़ोर से वाल्स को लगेगा, उसकी वजह से वेंट्रिकल के वाल्स को जब ब्लड ज़ोर से लगेगा तो फिर साउंड सुनाई देगा, उसको कहते हैं S4। मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर इन यंग हेल्दी इंडिविजुअल वो है 120, और राइट में कितना था? मैक्सिमम 25 था। परकंजी फाइबर्स आर फास्टेस्ट, और क्योंकि हमारे पास 0 to 8 डायस्टोल में था और 8 से 25 तक सिस्टोल में था राइट वेंट्रिकल में, तो मैक्सिमम कितना हुआ? 25 हुआ ना, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल में मैक्सिमम 120 है। परकंजी फाइबर्स आर फास्टेस्ट इन ट्रांसमिटिंग इम्पल्सेस बिकॉज दे हैव वाइडर डायमीटर, ये हमने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था डिटेल से आपको। वाइडर डायमीटर की वजह से इनमें से इम्पल्सेस बहुत तेज़ी से पास होते हैं, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। वेव ऑफ डीपोलराइजेशन पासिस फ्रॉम एंडो टू एपिकार्डियम रिलेटेड टू QRS कम्प्लेक्स, ठीक है। डीपोलराइजेशन जो होती है वो पहले एंडोकार्डियम में होता है, वहाँ से फिर एपिकार्डियम के पास जाता है और ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन करवा रहा होता है, और इस वजह से ये QRS कम्प्लेक्स होता है ECG के ऊपर। इन विच कंडीशन आर्टेरियल रीपोलराइजेशन इज शोन ऑन ECG है,
3rd डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के ऊपर आर्टेरियल रिपोलराइजेशन शो होता है। नॉर्मली ईसीटी के ऊपर आर्टेरियल रिपोलराइजेशन के लिए कोई वेव वगैरह नहीं होता, लेकिन जो आर्टेरियल रिपोलराइजेशन जब 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा उसमें आर्टेरियल रिपोलराइजेशन ईसीजी के ऊपर प्रेजेंट होगा। फिर पेशेंट विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, व्हाट इज द कॉज ऑफ लेफ्ट एक्सिस डिवीजन है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है पेशेंट को, तो लेफ्ट एक्सिस डिवीजन की मेन काज क्या होगी, राइट बंडल ब्रांच, ये तो नहीं है। डैमेज मायोकार्डियम ऑफ राइट वेंट्रिकल, ये भी नहीं है। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये इसकी काज है, क्योंकि यार उसका लेफ्ट वेंट्रिकल तो हाइपरट्रॉफी हुआ पड़ा है और लेफ्ट एक्सिस डिवीजन हमारे पास होता क्यों है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में लेफ्ट एक्सिस डिवीजन होता था। और राइट एक्सिस डिवीजन किस में था, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में। इन अ स्टैंडिंग पर्सन वीनस रिटर्न फ्रॉम लेग्स इज फैसिलिटेटेड बाय कंट्रक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। हाँ, अब एक बंदा जब हमारे पास स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उस वक्त वीनस रिटर्न क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो ब्लड फ्लो जो है हार्ट की तरफ डिक्रीज होता है, लोअर लेग्स में पुल अप होना स्टार्ट होता है। तो उस वक्त क्या होता है, अगर स्केलेटल मसल जैसे बंदा भाग रहा होता है ना, तो उस वक्त स्केलेटल मसल की कंट्रक्शंस हो रही होती है एक्सरसाइज के दौरान ना, तो उस वक्त वो स्केलेटल मसल की जब कंट्रक्शन होती है ना, तो वो वेंस को क्या करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, उसकी वजह से वो ब्लड फ्लो वीनस इंक्रीज होगा हार्ट की तरफ, वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा। हार्ट रेट 70 है, कार्डिक आउटपुट 5.6 है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 160 ml है। कैलकुलेट इजेक्शन फ्रैक्शन, वो है 0.5 लीटर है। अब इजेक्शन फ्रैक्शन क्या था, इजेक्शन फ्रैक्शन ये था कि कार्डिक आउटपुट, पहले क्या कार्डिक आउटपुट क्या था, कार्डिक आउटपुट क्या था, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम की कम्बिनेशन थी। तो हार्ट रेट और स्ट्रोक, पहले हमने स्ट्रोक वॉल्यूम मालूम करना है, उसके बाद हम इजेक्शन फ्रैक्शन मालूम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हार्ट रेट इन्होंने क्या दिया हुआ है, 170 है हार्ट रेट, 70 है, ठीक है। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, कार्डिक आउटपुट हार्ट रेट इंटू क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब कार्डिक आउटपुट भी उन्होंने दिया हुआ है, कार्डिक आउटपुट 5.6 लीटर है, इसको आपने कन्वर्ट करना है किस में, ml में, तो 5600 हो जाएगा। और हार्ट रेट 70 है, ठीक है, उस 70 को यहाँ पर छोड़ेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम को यहाँ पे जोड़ेंगे और 70 इस तरफ आके डिवाइड होगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो क्या होगा, इसको आपने 0 को इस, ये हो गया 560 और 7 को आपने डिवाइड करना है, ये 7 है, 7 7 सा 49 आता है, 49 तो कितना रह गया, 7 8 ज़ा 56 होता है ना, पूरा आ रहा है, 7 8 ज़ा 56 है, 56 है, और ये 0 रह गया, ये आप इधर लगा दें, तो 80 स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया, 80 हो गया। अब वो पूछ रहे हैं, अच्छा, अब वो तो हमने स्ट्रोक वॉल्यूम क्या आ गया, 80 आ गया। तो अब एमसीक्यूज में वो पूछ रहा है इजेक्शन फ्रैक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, वो होता है जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास 80 आया है और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, वो है 160 ml, तो 0 0 से कट किया, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 8 है, यहाँ पे 16 है, तो आपने 0 रखना है, तो ये तकरीबन 16.5 हमारे पास होता है, ये 0.5 आ जाएगा, 16.5 80 आता है, ठीक है। तो 16.5 5 6 30 0 3 5 1 5 और 380, ठीक है, तो 0.5 लीटर आ रहा है, ये है हमारे पास, इस तरह से ये हमारे पास आ गया इजेक्शन फ्रैक्शन। इसको परसेंटेज में भी, अगर परसेंटेज में भी कभी कभार होता है 100 यहाँ पर लिखा होता है, फिर कितना आएगा, 50% आएगा ना, 0.5 को 100 से तो 50%, तो ये हमारे पास 0.5 लीटर इस तरह से आया, ठीक है। कि हार्ट रेट दिया, कार्डिक आउटपुट क्या है, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम के इक्वल होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम पहले मालूम करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास जब आ गया 80 आ गया, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम को एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा इजेक्शन फ्रैक्शन। वेंट्रिकल्स आर कम्प्लीटली डीपोलराइज्ड इन, वेंट्रिकल्स किस उस फेस में कम्प्लीटली डीपोलराइज्ड होते हैं, वो है एसटी सीगमेंट है। पर्सन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन हार्ट रेट इंक्रीजेज ड्यू टू, अब पर्सन सिटिंग पोजीशन से क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है, तो हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, क्यों, डिक्रीज फायरिंग रेट फ्रॉम बैरोरिसेप्टर है, ठीक है, बैरोरिसेप्टर से फायरिंग रेट डिक्रीज होगा और हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ताकि क्योंकि वीनस रिटर्न तो डिक्रीज हुआ था ना, तो कार्ड उसकी वजह से फिर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेकिन हार्ट रेट इंक्रीज करेंगे हम फिर, ताकि कार्डिक आउटपुट मेंटेन हो सके। और हार्ट रेट इंक्रीज क्यों हो रहा है,
क्योंकि फायरिंग रेट फ्रॉम बैरो रिसेप्टर डिक्रीज़ होगी, इसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि बैरो रिसेप्टर जब फायर कर रहा होता है तो हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज़ कर रहा होता है, सॉरी डिक्रीज़ कर रहा होता है। अच्छा, प्रोटीन दैट स्केप इनटू टिश्यूज़ फ्रॉम द ब्लड वेसल्स है, तो उनको रीअब्जॉर्ब कौन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम है। एरोटिक प्रेशर लोएस्ट होता है ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। मैंने कहा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में एरोटिक वाल और ब्रोनरी वाल क्लोज हैं, जिसकी वजह से एरोटा के अंदर कोई भी ब्लड नहीं जा रहा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के दौरान ना, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, एरोटा की प्रेशर सबसे मिनिमम होती है, लोवेस्ट होती है। बीपी ड्रॉप्स फ्रॉम 100 मिलीमीटर टू 70 मिलीमीटर, इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन कैरोटिड साइनस नर्व एक्टिविटी। हाँ, बीपी अगर फॉल हो जाए 100 से 70 तक तो कैरोटिड साइनस की नर्व की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और जब वो डिक्रीज होगी तो फिर हार्ट रेट इंक्रीज होगा ताकि बीपी को नॉर्मल की तरफ ले जा सके। अच्छा, कैल्शियम इन्फ्लक्स वाया क्या है, चैनल्स, स्लो चैनल्स इन वेंट्रिकल सेल्स काजेज वेंट्रिकुलर इजेक्शन है। फिर इंक्रीज ए वेव इन JVP इज ड्यू टू ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जब ए वेव बन रहा था आर्ट्रियल सिस्टोल की वजह से, जब आर्टरी हम कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जाता है वेंट्रिकल्स में। अब अगर स्टेनोसिस है तो अच्छा, ब्लड जा रहा था वेंट्रिकल्स में तो जा रहा था, लेकिन क्या कंट्रक्शन की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर बैक, थोड़ा बहुत ब्लड बैक फ्लो भी कर रहा था सुपीरियर वेना केवा में, जिसकी वजह से प्रेशर सुपीरियर वेना केवा में थोड़ा ट्रांसफ़र हो रहा था, वहाँ से फिर सबक्लेवियन वेन में, वहाँ से फिर जगुलर वेन में। अब जब ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होगी तो फिर जब आर्टरिया कंट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल्स के अंदर बहुत कम ब्लड जाएगा, मतलब स्लोली जा रहा होगा ना, ज़्यादातर ब्लड क्या है बैकवर्ड फ्लो करेगा सुपीरियर वेना के केवा की तरफ, तो प्रेशर सारा सुपीरियर वेना केवा फिर ऊपर सबक्लेवियन वेन और जगुलर वेन में ट्रांसफ़र होगा, जिसकी वजह से ए वेव पर क्या होता है, हमारे पास बिग वेव या जॉइंट ए वेव वो आता है, उसमें JVP का जो पल्स वेव होते हैं ना, ग्राफ होता है। तो अबाउट द मेजरमेंट ऑफ कार्डिक आउटपुट बाय थर्मोडाइलेशन है, तो थर्मोडाइलेशन की मदद से जब हम थर्मोडाइलेशन की मदद से कि जब कार्डिक आउटपुट को हम मेजर करते हैं तो उसमें क्या होता है, मे बी इनएक्यूरेट ड्यू टू रेस्पिरेटरी चेंजेस इन पल्मोनरी आर्टरी टेम्परेचर। इसी तरह। अच्छा, फिर बैरो रिसेप्टर फायरिंग काजेज डिक्रीज इन हार्ट रेट। बैरो रिसेप्टर फायरिंग जो है वो जब इंक्रीज़ होगा तो हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा, लेकिन जब बैरो रिसेप्टर फायरिंग डिक्रीज़ होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। मतलब हार्ट रेट और बैरो रिसेप्टर की फायरिंग एक दूसरे के अपोजिट है। यही तो हमने पीछे पढ़ा था कि कैरोटिड साइनस नर्व की एक्टिविटी जब डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। इन शॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी रिस्पॉन्स जो होता है, क्योंकि बैरो रिसेप्टर दो थे ना, एक कैरोटिड साइनस था, एक हमारे पास एरोटिक साइनस या एरोटिक बॉडीज़ थे। इन शॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी रिस्पॉन्स जो होता है वो है बैरो रिसेप्टर। अच्छा, एट रेस्ट एक्टिन इज कवर्ड इन एट इट्स एक्टिव साइट बाय ट्रोपोमायोसिन है। रेस्ट के ऊपर एक्टिन का जो एक्टिव साइट है उसको कवर किया होता है ट्रोपोमायोसिन ने। अब्सेंट ए वेव इज ड्यू टू नाइट्रल स्टेनोसिस में अब्सेंट ए वेव होता है। वो क्यों होता है ए वेव, इस वजह से क्योंकि हमारे पास माइट्रल वेव जो ए वेव था वो आर्टरियल सिस्टोल को शो कर रहा था ना, जब माइट्रल वाल में स्टेनोसिस है तो वो जब कंट्रैक्ट करेगा तो फिर ब्लड फ्लो हमारे पास क्या है, आगे वेंट्रिकल्स में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से फिर अब्सेंट ए वेव होगा। माइट्रल स्टेनोटिक ECG चेंजेस आर, इसमें होता है पी माइट्रल है। अब माइट्रल स्टेनोसिस जब होती है तो उस वक्त हमारे पास ECG के ऊपर जो पी वेव होता है, एक तो वो उसका साइज विड्थ में ज़्यादा होता है और दूसरा वो नोच्ड होता है, इस तरह से होता है ना। अब नॉर्मल जो ECG होती है ना वो इस तरह होता है, ये पी वेव है, ये हमारे पास PR इंटरवल है, ये QRS कम्प्लेक्स है, ये तो अभी मैंने बड़ा बनाया समझाने के लिए, QRS कम्प्लेक्स है, फिर ये हमारे पास ST सीक्वेंट होता है। अब ये जो हमारे पास पी वेव है ये नॉर्मली फॉर एग्जांपल इतना है, तो जब माइट्रल स्टेनोसिस होती है तो ये PR इंटरवल हमारे पास क्या होता है, PR इंटरवल नहीं, ये पी वेव नॉर्मली इतना है, तो पी वेव क्या होगा माइट्रल लय में, ठीक है, माइट्रल स्टेनोसिस में पी वेव इस तरह वाइड होगा। एक तो ये होगा और दूसरा क्या होगा, उसमें नोच होगा, हाइट में भी वो थोड़ा इंक्रीज होगा और उसमें इस तरह से नोच होगा और इस तरह से वाइड हो जाएगा। ये अभी क्या है, ये अभी मैंने समझाने के लिए आपको बहुत बड़ा बना के दिया है। उधर ECG के ऊपर इतने बड़े बड़े वेव्स तो नहीं होते ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसके अंदर नोच होता है इस तरह से, ये देखिए नोच है M की तरह है, और दूसरा विड्थ इसका इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल से, इसको कहते हैं पी माइट्रल है, ये माइट्रल स्टेनोसिस में होता है। एथलीट हैज़ इंक्रीज विच वन इन नॉर्मल स्टेट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट उनका इंक्रीज होता है। पल्स प्रेशर डिपेंड्स अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम, हाँ स्ट्रोक वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा पल्स प्रेशर उतना इंक्रीज होगा।
At the time of shock, what happens? What returns to normal after compensation earlier? हार्ट रेट जो है कम वापस नॉर्मल की तरफ आता है सबसे पहले, ठीक है, जब शॉक होता है। तो शॉक में सबसे पहला रिस्पॉन्स जो होता है वो यही होता है कि टैकीकार्डिया करवाएं, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करें ताकि कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ करें, मेंटेन कर सकें। ऑन ईसीजी व्हाट कोरिलेट्स कम्प्लीटली डीपोलराइज वेंट्रिकल्स हैं, वो है एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट शो कर रहा होता है कि वेंट्रिकल्स कम्प्लीटली डीपोलराइज्ड हो चुके हैं, क्योंकि उसके बाद एस टी सेगमेंट के बाद डायरेक्ट क्या है, टी वेव है, वो रीपोलराइजेशन को शो करता है। अगर क्यू टी इंटरवल होगा ना, जो क्यू से स्टार्ट होगा और टी वेव के एंड तक होगा, वो पे रिप्रेजेंट करता है इंटायर सिस्टोलिक फेज। ये है इंटायर डीपोलराइज्ड स्टेट है। एस टी सेगमेंट किसको शो कर रहा था? इंटायर डीपोलराइज्ड वेंट्रिकल्स को। और सिस्टोलिक फेज को कौन रिप्रेजेंट करता है? क्यू टी इंटरवल है। डिक्रीज इन फंक्शनल हीमोग्लोबिन है एज इन एनीमिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, मैथ हेमोग्लोबिनीमिया विल नॉट काजेज हाइपरऑक्सिया बिकॉज आर्ट्रियल PO2 रिमेज नॉर्मल। हाँ, अब आर्ट्रियल PO2 तो रिमेन नॉर्मल होता है ना, अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन की वो डिक्रीज हो गई। फिर है कंपनसेशन ऑन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग है, वो है डिक्रीज इन वीनस रिटर्न है। ये तो हमने बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस लेक्चर में इतना काफ़ी है, कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। अगर कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।